हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुमित श्रीवास्तव, योर सोशल साइंस टीचर। वेलकम टू प्रयाग स्टडी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में ये चैप्टर 10 नंबर का आने वाला है, इस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली चीज़। दूसरी, हिस्ट्री का चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों? कहानियाँ पढ़नी है, कहानियों को पढ़ेंगे और समझेंगे कि इंडिया में नेशनलिज्म की शुरुआत कब और कैसे हुई। नेशनलिज्म का मतलब समझते हैं क्या होता है? नेशनलिज्म एक फीलिंग, नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप कैसे हुई। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, प्रीवियस चैप्टर में पिछले चैप्टर में लोगों ने क्या पढ़ा था? द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। राइज ऑफ नेशनलिज्म यानी नेशनलिज्म की शुरुआत कहां से हुई? यूरोप से, यूरोपियन कंट्री, जहां पर आपने क्या देखा था कि मोनार्की सिस्टम था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन याद करिए, मोनार्की सिस्टम को समाप्त करके कैसे वहां पर डेमोक्रेसी लाई गई। बहुत सारी गवर्नमेंट बार बार बदलती रही, जस्ट बिकॉज ऑफ लोगों के अंदर यूनिटी डेवलप होने लगी, एक फीलिंग डेवलप होने लगी अपने देश को लेकर के, जो इसे कहते हैं नेशनलिज्म। फीलिंग ऑफ लव टुवर्ड्स द कंट्री, दैट इज कॉल्ड नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म यह है कि आप जब देश के प्रति प्यार करने लगते हो ना, अपने देश को जब एक जैसा मतलब उससे जुड़ जाते हो, किसी भी कॉमन कल्चर को लेकर, कोई कॉमन आइडेंटिटी को लेकर के, तो बहुत सारी चीजें आपने देखी थी प्रीवियस चैप्टर में कि जैसे कैसे लोग जुड़े, सॉन्ग्स को लेकर के, हाइम्स को लेकर के, फ्लैग्स को लेकर के, सिंबल्स को लेकर के, इमेजेस को लेकर के, बहुत सारे ऐसे कारण रहे जिसके माध्यम से लोग एकजुट हुए और एक कॉमन आइडेंटिटी डेवलप हुई। तब जाकर के लोगों का एक देश प्रेम बढ़ा, जिसे कहते हैं देशभक्ति बढ़ने लगी। तो ये सारी चीजें इंडिया में कैसे शुरू हुई, तो यही तो पढ़ना है इस चैप्टर में हमको। तो बेसिकली समझ लेते हैं कि एक्चुअल में यूरोप में क्या हुआ था, कैसे यूरोप में नेशनलिज्म की शुरुआत हुई यूरोपियन कंट्रीज में। यहां पर क्या लिखा हुआ है? मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप came to be associated with the formation of nation states। देखिए नेशन स्टेट्स क्या है? मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप केम टू बी एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स। भाई यूरोप में जो नेशनलिज्म की शुरुआत हुई वो जस्ट बिकॉज ऑफ नेशन स्टेट, नेशन स्टेट बने। पहले नेशन स्टेट कहां हुआ करते थे? मल्टी डायनेस्टिक अंपायर हुआ करते थे, डिफरेंट डायनेस्टी हुआ करती थी, मोनार्की सिस्टम था। राजा आज सो रहा है, कल उसको मन किया दूसरे कंट्री पर अटैक किया, दूसरे रीजन पर अटैक किया और उसको अपने में शामिल कर लिया। तो यानी कि नेशन स्टेट नहीं था। अब ये नेशन स्टेट होता क्या है? जिस टेरिटरी की, जिस रीजन की एक फिक्स जियोग्राफिकल बाउंड्री हो और वहां के रहने वाले लोगों के अंदर एक कॉमन आइडेंटिटी हो, कल्चर के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, करेंसी के थ्रू, ठीक है, किसी भी माध्यम से वो कॉमन आइडेंटिटी हो, एक दूसरे से लोग जुड़े हों, तभी तो वो नेशन स्टेट बनता है। किसी भी रीजन की एक फिक्स जियोग्राफिकल बाउंड्री हो और वहां के लोग आपस में जुड़े हों, ठीक है, यूनिटी हो, तब जाकर के बनता है नेशन स्टेट्स। तो नेशन स्टेट कब बना? आपको मालूम है, प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा भी है कि नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन कब होता है? जब लोगों के अंदर एक कॉमन आइडेंटिटी डेवलप होने लगती है, फिक्स जियोग्राफिकल बाउंड्री डिसाइड हो जाती है, तब जाकर के फ्रांस, जर्मनी, बहुत सारे ऐसे देश आपने देखे जो बने। एंड चेंज इन यूरोप, चेंज इन पीपल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु दे वर। पहले क्या था? लोग जानते नहीं थे। यूरोप की बात कर रहे हैं हम यहां पे अभी, कि यूरोपियन कंट्री के लोगों की बात कर रहे हैं, वहां पर कैसे नेशनलिज्म डेवलप हुआ था। पहले लोग जानते ही नहीं थे वो कैसे है, क्या है, कौन है। आज हम आप जैसे कहते नहीं कि हम लोग इंडियन हैं, तो अगर यूरोपियन कंट्री के लोगों की बात करें जो वहां पर लोग रहते थे, उनको पहले नहीं पता होता था। मल्टी डायनेस्टिक एम्पायर हुआ करता था ना, बहुत सारी डायनेस्टी हुआ करती थी। आज इस राजा का डायनेस्टी है। एक बहुत फेमस डायनेस्टी का नाम भी आपने पढ़ा था, बर्बन डायनेस्टी। बर्बन बिस्किट खाते होंगे, ऐसे ही याद कर लीजिए। तो हु दे वर एंड व्हाट डिफाइंड देयर आइडेंटिटी, उनकी खुद की पहचान क्या थी, एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग,
ये मतलब ये सारी चीजें जो उनके लोगों के अंदर मतलब उनकी कोई पहचान नहीं थी, ये सारी पहचान तब आई जब नेशन स्टेट्स बने, जब नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई। कहने का मतलब समझ रहे होंगे आप, जब नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई। अभी हमने क्या था, नेशनलिज्म का मतलब क्या है यहां पर, फीलिंग ऑफ लव, अफेक्शन, प्राइड टुवर्ड्स द कंट्री। जब ये सारी चीजें डेवलप हुई तब जाकर के क्या हुआ, नेशन स्टेट्स बने, नेशनलिज्म यानी एक देश बना, कॉमन आइडेंटिटी हुई। अब ये हुआ कैसे, न्यू सिंबल्स, नए नए सिंबल्स एंड आइकन्स, न्यू सॉन्ग्स एंड आइडियाज, फोर्स्ड न्यू लिंक्स एंड रीडिफाइंड द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज। ये सारी चीजें ऐसे ही हुई, बहुत सारे सिंबल थे, आइकन थे, फ्लैग। आपने देखा था चैप्टर की शुरुआत में ही, पिछले चैप्टर की शुरुआत में बहुत सारे लोग अपने अपनी कंट्री का झंडा लेकर के आजादी की ओर बढ़ रहे थे। यानी कंट्री का झंडा लेने से मतलब क्या, उस फ्लैग को लेकर के यानी उस देश के लोग सब जुड़ गए। जैसे अभी आज अगर हम बात करें आज के समय में, तो क्या होता है, अपने देश का जब झंडा आता है तो पहचान हो जाती है कि ये हमारे देश का झंडा है, हमारा देश है, ये इंडिया है। चाहे ओलंपिक में हो, चाहे वर्ल्ड कप हो रहा हो, कहीं पर भी देखिए आप एक अपने आप को उस पैट्रियोटिज्म वाली फीलिंग, नेशनलिज्म वाली फीलिंग अपने आप डेवलप होती है। तो ये सारी चीजें तभी हुई। सॉन्ग्स, जैसे आज हमारे देश में गाने बजता है, नेशनल सॉन्ग्स बजते हैं, तो क्या होता है, डेवलप होती है ना फीलिंग नेशनलिज्म वाली। तो ये सारी चीजें तभी हो पाई, तभी लोग जुड़ पाए, ठीक है। बट क्वेश्चन अब यहां पर उठता है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है नेशनलिज्म इन इंडिया। ये तो सारा चीज कहां हुआ, ये तो यूरोप की बात कर रहे हैं ना हम लोग, यूरोप में ऐसा हुआ। लेकिन अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में कैसे हुआ, तो यहां पर एक क्वेश्चन है कि हाउ डिड दिस कॉन्शियसनेस एमर्ज इन इंडिया। ये कंसाइसन जो मतलब ये चेतना जो है, लोग होश में कब आए, इंडिया के लोग कब जगे, उनको यहां पर नेशनलिज्म की फीलिंग कब डेवलप हुई, क्योंकि यहां पर भी तो वही हाल था, बहुत सारे मल्टी डायनेस्टिक एम्पायर हुआ करते थे और ब्रिटिशर्स ने आकर के कब्जा कर लिया। तो सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, थोड़ा सा अंतर जरूर मिलेगा लेकिन कॉन्सेप्ट आपको सेम मिलेगा, चीजें वैसे ही हैं। यहां पर भी नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के अंदर नहीं थी, तो यहां पर हुआ कैसे ये सारी चीजें, यही तो हमको जानना है। तो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। ध्यान से देखिए, ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इंटीमेटली, इंटीमेटली मतलब यहां पर क्लोजली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। हमारी कंट्री की अगर हम बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया में जो नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई तो वो किससे हुई, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट क्या है भाई, हमारा देश क्या था, कॉलोनी था, ब्रिटिशर्स का, कॉलोनी का मतलब ब्रिटिशर्स का गुलाम था। अंग्रेज ब्रिटिशर्स यहां पर राज करते थे। ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे, वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज को ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनी बना रखा था, अपना गुलाम बना रखा था। उसी में एक हमारा देश था भारत, वो भी क्या था, गुलाम था ब्रिटिशर्स का। तो गुलाम का मतलब आप समझते हैं कि यहां सारे लोग कहीं ना कहीं उन ब्रिटिशर्स से परेशान थे, जितने भी कंट्री के रहने वाले लोग थे सब। तो जब एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चले, यानी कि ब्रिटिशर्स को हटाने वाली बात जब शुरू हो गई, तब जाकर के लोग एक दूसरे से जुड़े, तब जाकर के नेशनलिज्म की फीलिंग थोड़ा सा क्लोजली डेवलप हुई लोगों के अंदर, एक देशभक्ति की भावना डेवलप होने लगी ग्रेजुअली। कैसे, द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कोलोनियलिज्म provided a shared bond that tied many different groups together। कहने का मतलब है कॉलोनियलिज्म यानी कि जो ब्रिटिशर्स यहां पर गुलाम बनाकर रखा था उससे सब परेशान थे, ऑप्रेस थे, मतलब सभी पर प्रताड़ित हो रहे थे ना उस समय, चाहे वो बिजनेस क्लास हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, सभी सबकी अपनी अपनी समस्या थी। सब लोग कहीं ना कहीं अल्टीमेटली वो ब्रिटिशर्स से परेशान ही थे। तो दे प्रोवाइड शेयर्ड बॉन्ड एंड टाइड मेनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर। तो यहाँ पर जो अलग अलग जो डिफरेंट ग्रुप्स थे, चाहे वो रिच हो, चाहे पुअर हो, चाहे फार्मर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे पीजेंट्स हो, सबकी अपनी अपनी समस्या थी। जब ये लोग सब एक साथ जुड़े तो सीधी सी बात हुई, जब यूनिटी होगी तो स्ट्रेंथ अपने आप आ जाएगी। जब स्ट्रेंथ आएगी तो ये हम क्या चलाएंगे, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। ठीक है, सारी चीजें होंगी कैसे, यही तो देखना है हम लोगों को। जैसे देखें, बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट्स ऑफ कोलोनियलिज्म डिफरेंटली। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, यहां पर हमारे देश में ये समस्या थी कि हमारे देश के जो डिफरेंट सोसाइटीज थी ना,
अलग अलग ग्रुप के लोग जो थे, बिजनेस क्लास ले लीजिए, फार्मर्स ले लीजिए, पीजेंट्स ले लीजिए, वर्कर्स ले लीजिए, ये सब लोग उनकी अपनी पर्सनल समस्या हुआ करती थी। भाई वर्कर्स की अपनी समस्या है, लेबर वेजेस नहीं मिल रहा है, डेली वेजेस नहीं मिल रहा है, वेजेस मिल रहा है तो बहुत कम मिल रहा है। फार्मर्स की अपनी समस्या है, टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। बिजनेसमैन, उनको भी टैक्स देना पड़ता है। किसान को गल्ला खेत में उनकी मनमानी से नहीं उगाने दिया जाता अनाज। कई सारी समस्याएं, सब अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो ओवरऑल सभी किससे परेशान थे? ब्रिटिशर्स से परेशान थे। तो यहां समस्या यही है ना कि जब सब परेशान एक ही आदमी से हैं तो क्यों ना सबको एकजुट कर दिया जाए, और जब ये सब एकजुट हो जाएंगे तो कहने का मतलब यहां पर एक देशभक्ति की भावना डेवलप होगी। अब कैसे देखते हैं, चलिए। देयर एक्सपीरियंस वर वराई, उनके एक्सपीरियंस भी अलग अलग थे, डिफरेंट थे। एंड देयर नोशंस ऑफ फ्रीडम वर नॉट ऑलवेज द सेम। आजादी को लेकर गुलाम सभी थे, पूरा देश गुलाम था। आजादी को लेकर के कोई जो नोशन था वो सेम नहीं था, समटाइम्स सेम हो जाता था, बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो वो नोशंस जो थे ना हमारे, कि मतलब ब्रिटिशर्स को हटाना है, भगाना है, तो वो एक जैसा नहीं था, सेम नहीं था, डिफरेंट था। अब इनको सेम लाना था, यानी कि एक छतरी के नीचे सबको लाना था। सबकी अपनी अपनी समस्या है। तो जब सीधी सी बात है, सबका दुश्मन कौन? एक है। सबका दुश्मन कौन? एक, ब्रिटिशर्स। तो सारे दुश्मनों को दोस्त बना लो। दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त होता है। तो उन दुश्मनों को दोस्त बना करके एक दुश्मन को हम लोग डिफीट कर देंगे। कैसे? चलिए आइए देखते हैं। तो कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी, जब कांग्रेस पार्टी से महात्मा गांधी जब जुड़े, कांग्रेस एक ऑर्गेनाइजेशन था, पार्टी थी, जब गांधी जी इससे जुड़े, ही ट्राइड टू फोर्ज दीज ग्रुप्स टुगेदर विद इन वन मूवमेंट। उन्होंने क्या कोशिश की कि जितने भी समस्याएं हैं लोगों की, इनको सबको एक छतरी के नीचे लाया जाए, यानी कि इन सबको इकट्ठा किया जाए, सबको आपस में जोड़ दिया जाए। तब जाकर के हम क्या कहते हैं? यूनिटी, यानी कि एकता में ही ताकत है। जब ये एक हो जाएंगे ना तो ब्रिटिशर्स आसानी से चले जाएंगे। समझ में आ रही बात? तब क्या चलेगा? एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। तो गांधी जी जब कांग्रेस से जुड़े, जब गांधी जी आए, कहां से आए? अफ्रीका से जब लौटे थे 1915 में। उसके पहले की कहानी, अच्छा इस चैप्टर में आपको बता दें, हम बेसिकली 1915 के बाद का इतिहास हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 1915 के बाद का, उसके पहले का इतिहास, हिस्ट्री जो है ना, आपने क्लास 8 तक पढ़ ली है, ठीक है। अब इसकी हिस्ट्री जो है 1915 के बाद हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि गांधी जी जब अफ्रीका से लौटे और ये सारी समस्याओं को देखा और इन समस्याओं के साथ कैसे छुटकारा पाया। बहुत सारे मूवमेंट चलाए, बहुत सारे आंदोलन, मूवमेंट का मतलब आंदोलन ही है, बहुत सारे आंदोलन चलाए, लोगों को इकट्ठा किया, एकजुट किया। बड़ी समस्याएं भी आई, कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन हिम्मत नहीं आ रहे और अंत में देश को आज़ादी करा लिया ब्रिटिशर्स से। तो ये इस चैप्टर में हमको यही देखना है। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स क्या क्या हैं और हमको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि पहला टॉपिक हमारा इसमें क्या है? द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कहानी यहाँ पर क्यों है? क्योंकि उसी टाइम पीरियड पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1914 से 18 के बीच में। तो उस टाइम पीरियड में गांधी जी वापस भी लौटे थे अफ्रीका से, तो उस समय की भारत में सिचुएशन क्या थी, ये सारी चीजें हमको यहाँ पर पढ़नी है। क्या चल रहा था इंडिया में उस समय, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे लॉन्च किए गए, आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या है, रॉलेट एक्ट क्या है, व्हाई नॉन कोऑपरेशन क्यों। तो ये सारे टॉपिक्स हमको इसमें पढ़ने हैं। दूसरा अगर देखें, जैसे डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट्स, इसमें बहुत सारे लोग जो डिफरेंट सोसाइटी, डिफरेंट ग्रुप्स के लोग थे मूवमेंट से जो जुड़े हुए थे। जैसे कि द मूवमेंट इन द टाउन्स में जो मूवमेंट हो रहे थे वो कौन लोग थे, कौन लोग कर रहे थे, किस उद्देश्य से कर रहे थे, बहुत सारी चीजें। रेबेलियन इन द कंट्री साइड विलेजेस में, गाँव में लोग अगर जो विद्रोह कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे। एंड स्वराज इन द प्लांटेशन, जो प्लांटेशन वर्कर थे उन लोग जब स्वराज की मांग की, स्वराज का मतलब खुद का राज हो, यानी कि अपना राज हो। जैसे आज के समय में हमारा अपना राज है ना, सब लोग अपनी इंडिपेंडेंट जिसे कहते हैं। तो इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। अगला हमारा होगा टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस की तरफ बढ़ेंगे। तो जिसमें हम लोग देखेंगे साल्ट मार्च, बहुत फेमस मार्च है। डांडी मार्च भी सुना होगा आपने, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, नमक कानून
मतलब कि जो टैक्स देना पड़ता था ना, तो वो सारी चीजें। सिविल एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट, जो इससे लोग जुड़े थे वो इसको, इस मूवमेंट को किस प्रकार से देख रहे थे। अपने से अगर जोड़े उन लोगों को तो वो लोग किस प्रकार से अपने आप को वहां पर देख रहे थे कि उनका क्या फायदा हो रहा था, ये सारी चीजें भी देखेंगे हम लोग। लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, इसमें कुछ चुनौतियां थी, समस्याएं थी, लिमिटेशंस थी, क्या थी वो सारी चीजें भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद आएगा हमारा लास्ट टॉपिक, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। ये सब कुछ होने के बाद सबसे बड़ी समस्या यही कि लोगों को आपस में जोड़ा कैसे जाए, ठीक है, लोग जुड़ेंगे कैसे, कलेक्टिव बिलोंगिंग भी तो होनी चाहिए। एक देश, नेशन स्टेट बनाने के लिए हमने पहले ही कहा था, नेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, एक नेशन स्टेट तभी बनता है जब वहां के लोग आपस में जुड़े हों, कल्चर के माध्यम से, लैंग्वेज के माध्यम से, करेंसी के माध्यम से, तो कई सारी चीजें हैं जिसके थ्रू जो है आपस में जुड़े हों, एक कॉमन आइडेंटिटी हो, तब जाकर के कहा जाएगा ना कि हाँ ये एक देश है, एक नेशन स्टेट है ये। तो यहां पर हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम इस चैप्टर का कंक्लूजन देखेंगे हम लोग, ओवरऑल क्या कंक्लूजन निकला, और फिर एक लास्ट में टॉपिक दिया हुआ है क्विट इंडिया मूवमेंट का, भारत छोड़ो आंदोलन। अंग्रेजों को भारत छोड़ा के ही मानेंगे इस चैप्टर में हम लोग, भगा देंगे एकदम, ठीक है, इस चैप्टर से। इस चैप्टर को पढ़ा और अंग्रेज भारत छोड़ दिए। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने पहले टॉपिक जो हमारा है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। थैंक यू सो मच।